बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलिबल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2017 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। पेपर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो प्ले लिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिलेगा मई जून 2017 का, उसके अंदर लेक्चर 1 अगर आप देखें तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक तो वहाँ पर हमने एड्रेस किया है उसको। और आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से अपना लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड, कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे। इन्वेंट्री को वैल्यू करने का, वैल्यूएशन करने का फार्मूला ये होता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट, कि या तो उसकी कॉस्ट कम होगी और उसको कॉस्ट को कंपेयर करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि अगर सेलिंग प्राइस उसकी जितनी भी है उससे सेलिंग पॉइंट तक पहुँचाने में जो खर्चे हो रहे हैं, कि वो सेलेबल बनाने में जो खर्चे हो रहे हैं, जब उसमें से उन खर्चों को माइनस कर देते हैं तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है कि एक्चुअली आपको क्या वैल्यू रियलाइज़ होगी। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जो लोअर ऑफ कॉस्ट होती है, या तो इन दोनों में से कॉस्ट कम होगी तो उस पर रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो होगी उसके ऊपर रिकॉर्ड होगी। ये ऑलरेडी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं कराची एकेडमी के, अगर आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो MCQs से रिलेटेड जो पेपर हैं वो 2020 से लेके 2017 जो हम पेपर कर रहे हैं आपको MCQs मिलेंगे, और इस किस्म के सवाल एग्जामिनर बार बार पूछता है तो वो भी आप जाकर देखिएगा। उसमें पूरे क्वेश्चंस भी उसने पूछे हैं वैल्यूज़ के साथ कि कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो आप देखेंगे, आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि 4 चॉइसेस हमें क्या क्या दी हुई है। कहता है एट कॉस्ट, एट कॉस्ट पे नहीं करते, जैसा कि हमने पढ़ा है, इसको हम टिक कर देते हैं कि ये इनकरेक्ट चॉइस है। एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि एट द लोअर ऑफ कॉस्ट के या तो कॉस्ट उसकी लोअर होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही बात है जो अभी हम समझ कर भी आ रहे हैं कि या तो कॉस्ट उसकी कम होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी। जो वैल्यू कम होगी उस पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे। ये चॉइस हमारी जो बी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर वो सही है। सी में कहता है एट द लोएस्ट ऑफ कॉस्ट, के जो बिल्कुल लोएस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू, तो ये इनकरेक्ट चॉइस है। एट द लोअर ऑफ सेलिंग प्राइस एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी इनकरेक्ट है। राइट चॉइस है एट द लोअर ऑफ कॉस्ट, ये आप बार बार रिपीट भी करें और इसको याद भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, कहता है ऑन 1 अप्रैल अ बिजनेस हैड अ वर्किंग कैपिटल ऑफ $6,000, कि एक बिज़नेस है उसका कैपिटल वर्किंग कैपिटल कैसे आता है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है कि करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। ये आपको पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। On 2nd April 1,150 was received from credit customer in settling of debts of 1,200, के एक कस्टमर था जिससे $1,200 हमें रिसीव करने थे। उसने $1,150 पेमेंट करके फाइनल सेटलमेंट कर दिया है। इसका मकसद है कि $50 का हमने उसे डिस्काउंट दिया। अगर हम एंट्री पास करें तो हम क्या करेंगे, एंट्री के बैंक को डेबिट कर देंगे, एज्यूमिंग कि उसे हमें चेक मिला है तो 1,150 से इसको रिसीव कर दिया, डिस्काउंट अलाउड, इसको $50 से डेबिट किया, और अकाउंट रिसीवेबल जो था उसे क्रेडिट कर दिया $1,200 से। अगर आप देखें इस सवाल के अंदर तो देखिए बैंक जो है वो क्या है आपका, बैंक आपका करंट एसेट्स है, एंड ऑन द अदर हैंड जो अकाउंट रिसीवेबल है आपका ये भी एक एसेट है। तो एक एसेट कम हुआ, ये एसेट बैंक के अंदर जो पैसा था वो इंक्रीज़ हुआ, इसका मकसद है बैंक इंक्रीज़ हुआ, और अकाउंट रिसीवेबल जो एसेट्स था वो डिक्रीज़ हुआ। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल जो डिक्रीज़ हुआ 1,200 से हुआ, और इंक्रीज़ जो हुआ है बैंक 1,150 से हुआ, तो $50 का वर्किंग कैपिटल आपका कम हो गया। कैसे कम हो गया देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये करंट एसेट्स आप देख रहे हैं, करंट एसेट्स के अंदर क्या इंपैक्ट हुआ, ये एज्यूम करें कि बैंक भी, एज्यूम क्या करें बल्कि बैंक करंट एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट्स है, लेकिन बैंक इंक्रीज हुआ है $1,150 से, आप देख रहे होंगे, और दूसरा जो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है 1,200 से। तो नेट इफेक्ट जो आपके करंट एसेट्स आपके कम हो गए, क्योंकि देखें कम हुआ 1,200 से और बड़ा 1,150 से, तो एक्चुअली $50 से, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, तो आपके करंट एसेट्स के अंदर $50 की कमी आई है। फर्ज कर लेते हैं कि ये $1,000 था करंट एसेट्स, 500 की करंट लाइबिलिटीज़ थी, तो वर्किंग कैपिटल आपका $500 आ गया था।
अब क्या हुआ, अब ये 1000 नहीं रहा बल्कि ये कितना हो गया, $950 हो गया। तो 950 में से अगर मैं 500 को माइनस करूंगा तो देखें वर्किंग कैपिटल वही $50 से वर्किंग कैपिटल मेरा कम हो गया। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर कि इसके अंदर जो नेट इफेक्ट आपके करंट एसेट्स पे पड़ा वो $50 से करंट एसेट्स आपके कम हो गए। आगे आते हैं, ऑन द सेम डे डैमेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग 200 वाज रिटर्न ऑफ, के इन्वेंट्री थी जो डैमेज हो गई थी उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। इन्वेंट्री आपका अगेन करंट एसेट्स है, अगर करंट एसेट्स आपकी कम हो गया, ये $200 से और अगर कम हो गया तो 950 की जगह कितने रह गए, 750। 750 में से अगर मैं $500 को माइनस करूं तो देखें $250 बाकी बचा, अगेन $250 से कम हो गया। तो जो मेरा ये जो वर्किंग कैपिटल मेरा $6000 था, तो $6000 में से आगे क्या कहता है, पूछता है व्हाट वाज द वर्किंग कैपिटल एट क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 2 अप्रैल, की क्लोज ऑफ बिजनेस जो 2 अप्रैल है उसको वर्किंग कैपिटल क्या होगा। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, अगर हम मैं चलें प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं करंट एसेट्स आपके 10,000 हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आपकी सबसे पहले 4,000 थी, तो वर्किंग कैपिटल 6,000, ये वही 6,000 है जो ये बता रहा है आपको, ये वर्किंग कैपिटल आ गया आपका। अब आपने देखा, मैं अभी समझा के आ रहा हूँ कि आपके नेट एसेट्स $250 से कम हो गए। एक तो $200 की इन्वेंट्री राइट ऑफ करी आपने और $50 का इम्पैक्ट ये है। तो अब ये 10,000 नहीं है बल्कि ये $250 से कम कर दें तो 9,750 माइनस $4,000 क्या बचा आपका, ये 9,750 माइनस $4,000 तो 5,750। देख रहे हैं आप, 5,750 आपका वर्किंग कैपिटल आया है। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझाया, और बीच वाइज अगर आप देखें तो $5,750 एग्जैक्टली दिए भी हैं उसने आपको। तो हमारी जो राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर वो $5,750 है, और मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझाया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। सीमा इज़ ए बिज़नेस कंसल्टेंट, सीमा जो है एक बिज़नेस कंसल्टेंट है कि जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उसको ये एडवाइस करती है, उनके जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर। कंसल्टेंट वो होता है जो एडवाइस करता है, HR कंसल्टेंट भी हो सकती है सीमा, कि HR से रिलेटेड जो इश्यूज़ कंपनीज़ को आते हैं उसमें वो सीमा को कंसल्ट करते हैं, सीमा अपनी एडवाइस देती है, उनके असाइनमेंट करती है और उसके बदले में उसको फ़ी मिलती है जो वो अर्न करती है। She provided the following information at the end of her first financial year on 30th April 2017। उसका जो पहला at the end of her first financial year, पहला फाइनेंशियल ईयर जो 2017 पे 30th अप्रैल 2017 को ख़त्म होता है, उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी। कहता है फीस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कि जो फीस उसने अर्न करी वो $244,000 की थी। फीस ओल्ड बाय क्लाइंट्स एट 30th अप्रैल 2017, के जो क्लाइंट्स ने काम तो उससे करवा लिया लेकिन उसको पैसे अभी तक नहीं दिए, वो $22,000 के थे। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज, कंप्यूटर इक्विपमेंट जो उसने परचेज करा वो $26,000 का था। लोन इंटरेस्ट पेड, लोन जो उसने लिया था उसका इंटरेस्ट उसने पे कर दिया। अदर बिजनेस एक्सपेंसेस, और जो दूसरे बिजनेस के एक्सपेंसेस थे वो $142,000 के थे। कहते हैं व्हाट वाज सीमा इज प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बताइए कि सीमा का प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या था। तो सीमा का प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या था, इसके अंदर देखें सबसे पहले तो ये फीस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इसको ले लें आप। इसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो देखें माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट्स है, और नॉन करंट एसेट्स को जब आप लेते हैं तो नॉन करंट एसेट्स आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे, वो आपसे प्रॉफिट की बात करता है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर को आप, ये हमारे इस सवाल का पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड जो ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये वाला है, फीस ओल्ड बाय क्लाइंट एट 30th अप्रैल 2017 के ईयर एंड के ऊपर जो क्लाइंट्स को पैसा देना है उसे। नॉर्मली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी प्लस कर लेते हैं, लेकिन देखें आप अगर ध्यान से पढ़ें तो सवाल में उसने कहा है फीस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कि जो फीस उसने अर्न करी ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर ये 22,000 इस $244,000 में शामिल है।
दिस इज़ द कैची पॉइंट जिसके अंदर इनकरेक्ट आप चॉइस अपनी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ लें ध्यान से कि जब वो ये जुमला आपको दे रहा है कि फ़ीस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका मकसद ये हुआ कि टोटल इस साल में जो उसने फ़ीस अर्न करी उसके अंदर ये जो 22,000 की रकम जो क्लाइंट्स ने काम करवा लिया था लेकिन उसको पेमेंट नहीं करी, वो इसके अंदर शामिल हैं ऑलरेडी। तो कीप इट इन योर माइंड कि ये आपको सिर्फ $244,000 का अमाउंट लेना है। ये जो ओल्ड है ईयर एंड के ऊपर, इसको नहीं लेना है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर को नहीं लेना है। अलबत्ता लोन इंटरेस्ट पेड तो बिल्कुल आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और अदर बिजनेस एक्सपेंसेस भी होगा। तो आप क्या करें कि इस $244,000 में से माइनस कर दें इस 4,000 को जो लोन इंटरेस्ट पेड है, और $142,000 जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसको भी आप लेस कर दें। तो आप देखें $244,000 में से 4,000 को लेस करें और $142,000 को करें तो यू गेट 98,000 आपके पास आ जाता है। और यही सीमा का प्रॉफिट है जो सीमा ने अर्न किया। हमने कैलकुलेशन से भी देखा, अगर आप देखें अपनी चॉइस में कहाँ दिया हुआ है तो आप देखें सी चॉइस के अंदर $98,000 आपको दिए हैं। दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट वी कैलकुलेटेड। तो ये इसकी जो क्वेश्चन नंबर 18 की जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस आपकी बनती है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 में आते हैं। एट द एंड ऑफ कार्ल्स फाइनेंशियल ईयर ही मेड एन एडजस्टमेंट ऑफ $40 रेंट ओल्ड बाय स्टैनर्ड। के एंड जो था कार्ल का जो फाइनेंशियल ईयर था उसने एक एडजस्टमेंट करी कि रेंट ओल्ड बाय स्टैनर्ड के उसने कोई प्रीमिसेस जो है किराए पर दी हुई थी और रेंट जो है उसे अपने टेनेंट से लेना था। तो कहता है हाउ डिड दिस एडजस्टमेंट अफेक्ट कार्ल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के कार्ल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहला कहता है कि हेडिंग देख लेते हैं। कहता है डिक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर, इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर, इंक्रीज करंट एसेट्स, इंक्रीज करंट लाइबिलिटीज। तो देखिए इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। पहले तो जर्नल एंट्री समझ लें तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेंट ओल्ड का मकसद है कि ये रेंट इसने अर्न कर लिया लेकिन इसको मिला नहीं है, तो एक्रूड इनकम को डेबिट कर देंगे, या रेंट रिसीवेबल को आप डेबिट कर दें कि रेंट रिसीवेबल ये एसेट्स हो गया और एक्रूड रेंट जो है या रेंटल इनकम जो है क्रेडिट कर दें। तो ये $40 का मकसद ये हुआ कि ये एक्रूड इनकम जो है आपने अर्न कर ली है, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट आपका बढ़ गया क्योंकि आपने अर्न कर लिया, पैसा मिला नहीं है तो प्रॉफिट बढ़ गया। और ये एक करंट एसेट्स आपका बढ़ गया। रेंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम योर टेनेंट, तो दिस इज योर करंट एसेट्स एंड यू हैव अर्न द रेंट, तो वो आपकी इनकम हो गई। तो एक तरफ तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ जो आपने देखा और दूसरी तरफ आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ। तो अब हम देख लेते हैं आसानी के साथ कि हमें तो पता है इंक्रीज प्रॉफिट या डिक्रीज वाला तो चैप्टर ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तो बड़ा है हमारा। तो सी के अंदर अलबत्ता कहता है कि प्रॉफिट बढ़ गया और इंक्रीज करंट एसेट्स के करंट एसेट्स बढ़ गए। तो ये सी चॉइस देखें आप, तो सी चॉइस के अंदर उसने सही बात करी है कि एक तरफ हमारा प्रॉफिट बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारा करंट एसेट्स बढ़ गया। डी में कहता है कि प्रॉफिट तो सही कह रहा है लेकिन आगे कहता है इंक्रीज करंट लाइबिलिटीज़, बल्कि नहीं, सी नहीं है हमारी एक तरफ का, बल्कि सॉरी करंट एसेट्स बढ़ा है। तो ये लाइबिलिटी नहीं बढ़ी बल्कि वी हैव टू टेक मनी फ्रॉम द टेनेंट, तो फिर करंट एसेट्स हमारा बढ़ा है, लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़ी। तो ये चॉइस इनकरेक्ट है। राइट चॉइस हमारी क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो सी चॉइस हमारी है। और वो क्यों है कि एक तरफ हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। गुरमिट agreed to admit बलबीर एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 जनवरी 2017 के गुरमिट जो है वो उसने वो एग्री हो गया है कि वो बलबीर को एज ए पार्टनर एडमिट करेगा। A value of $4,000 was agreed as a goodwill of गुरमिट्स बिजनेस, के गुरमिट की बिजनेस की जो गुडविल क्रिएट हुई है वैल्यूएशन उसकी हुई है वो हुई है $4,000। ये गुडविल क्या होती है? अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे इस लेवल के अंदर पार्टनरशिप के, मैंने बहुत लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, वो आप देख लीजिएगा कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पेपर 2 है वो भी बहुत अच्छी खासी तादाद में मैंने कराए हैं, उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल हैं वो भी कराए हुए हैं, तो वो भी ज़रूर देखें जाके। देयर इज़ ए वेरी गुड आई मीन टू से मटेरियल फॉर प्रैक्टिस। ये जो 4,000 है गुडविल, मैं आपको रिपीट भी करता हूँ कि गुडविल क्या होती है। देखिए आप कोई बिज़नेस अगर कर रहे हैं और उसमें अपनी एफ़र्ट्स लगाते हैं, उस बिज़नेस को खड़ा करते हैं आप, और जब वो बिज़नेस चलने लगता है
तो बिज़नेस के चलने के डिफरेंट रीजंस हैं। आपकी कर्टेसी है कि आप कस्टमर को अच्छे तरीके से हैंडलिंग करते हैं, आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपने एफ़र्ट्स करी है। अब अगर वो बिज़नेस खड़ा हो गया है और उसको ये तमाम, एक तो उसके टेंजिबल एसेट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई ये आपकी बिल्डिंग है, ये फर्नीचर है, ये मशीनरी पड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा इनटेंजिबल मीन्स जो नज़र नहीं आ रहा है वो भी बहुत काउंट करता है कि जो ऑनर है, गवर्नमेंट ने जैसे अगर ये बिज़नेस क्रिएट किया और उसको इस मुकाम तक पहुंचाया, तो जब बिज़नेस के अंदर नया पार्टनर आता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो ये जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, कर्टेसी, एफर्ट्स, लोकेशन बिज़नेस की, आपकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इन तमाम की वैल्यूएशन को जो है वो गुडविल कहते हैं। और वो जो पुराना पार्टनर होता है या पुराने पार्टनर्स होते हैं, उनको ये गुडविल दी जाती है इस बात के सिले में कि उन्होंने एफर्ट्स करके बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचाया। तो अब इस स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। वाई वॉज द गुडविल ऑफ गवर्नमेंट्स बिजनेस वैल्यूड बिफोर एडमिटिंग बलबीर एज ए पार्टनर। क्यों हमने ऐसा करा कि बलबीर जब आ रहा था तो फिर हम ने उसको एडमिट करने से पहले क्यों गुडविल क्रिएट कर रहे हैं। आई टोल्ड यू द होल स्टोरी कि ये गुडविल क्या होती है। तो टू रिकॉग्नाइज दैट गवर्नमेंट्स बिजनेस हैज़ बिल्ट अप अ गुड रेपुटेशन, क्या चीज़ है क्वेश्चन नंबर के देखें, वही बात आ गई। टू रिकॉग्नाइज दैट गवर्नमेंट्स बिजनेस हैज़ बिल्ट अप ए गुड रेपुटेशन। अगर गुड रेपुटेशन नहीं है तो फिर गुडविल नहीं होगी। रेपुटेशन अच्छी है जब भी तो गुडविल है कि बिज़नेस की रेपुटेशन है, जिसका डेफिनेटली जो है बलबीर अगर आ रहा है तो बलबीर को भी इसका एडवांटेज मिलेगा कि रेपुटेशन अच्छी है तो प्रॉफिट कमाने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ए चॉइस जो है वो राइट चॉइस है हमारी इत्तेफाक से, और वो इत्तेफाक से मुराद हमने अंडरस्टैंडिंग करके इसको सही किया है। बी भी चेक कर लेते हैं। टू रिकॉग्नाइज दैट गवर्नमेंट शुड हैव लार्जर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये इनकरेक्ट हो गया कि गवर्नमेंट को ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टू रिकॉग्नाइज दैट गवर्नमेंट शुड रिसीव ए पार्टनरशिप सैलरी, ये भी गलत है। एंड टू रिकॉग्नाइज दैट गवर्नमेंट विल हैव द लार्जेस्ट कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं है। लार्जेस्ट कैपिटल है तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा उसको, गुडविल का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ए चॉइस आपने देखा सही थी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। विच आइटम में अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए पार्टनर्स करंट अकाउंट, के कौन सा आइटम जो है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर शो होगा। तो देखें, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो पार्टनर को मिलने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि पार्टनर के करंट अकाउंट का मकसद ये हो गया कि जब पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप के अंदर जो है वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जितनी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं जिनका उस साल से रिलेटेड ताल्लुक़ रखती हैं वो सारी करंट अकाउंट में आ जाती हैं। और जो कैपिटल नेचर की चीज़ें होती हैं लाइक रिवैल्यूएशन ऑन सरप्लस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर अगर कोई सरप्लस आपके पास है तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फिर कैपिटल में चली जाती हैं। तो जब भी करंट अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर आया तो आप समझ लीजिएगा कि पार्टनर्स जो हैं वो सेपरेटली करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और करंट अकाउंट की नेचर भी कैपिटल की तरह ही होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दोनों को मिलाकर दिखाते हैं ओवरऑल। तो पार्टनर्स का कैपिटल या पार्टनर्स का करंट अकाउंट नेचर क्योंकि एक ही है, तो जब भी वो क्रेडिट करते हैं आप कैपिटल अकाउंट तो जब करते हैं जब उसका कैपिटल बढ़ रहा होता है। तो बिल्कुल इसी लॉजिक के तहत वो तमाम चीज़ें जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इजाफा करती हैं वो क्रेडिट साइड के ऊपर चली जाती हैं और जो इसके कैपिटल को या करंट अकाउंट को कम करती हैं वो डेबिट साइड पर जाती हैं। ये लॉजिक आप जहन में रखिएगा। अब आते हैं इसकी तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसने जो कैपिटल लगाया था उस पर इसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका कैपिटल बढ़ेगा या करंट अकाउंट कम होगा या बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो डेबिट साइड पर तो नहीं आएगा, ये तो क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अलबत्ता इसने जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला उस पर इसको ड्राइंग है उस पर इसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट देने का मकसद ये हो गया कि अब इसकी जेब से कुछ जा रहा है तो फिर इसका मकसद है कि ये डेबिट साइड के ऊपर अपीयर होगा। सैलरी तो इसको मिल रही है, क्रेडिट साइड पर आएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड पर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि चॉइस बी 21 के अंदर हमारी राइट चॉइस है क्योंकि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए क्लब एंड्स ऑन 30 अप्रैल, के एक क्लब है उसका फाइनेंशियल ईयर जो है 30 अप्रैल को ख़त्म होता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017, 2017 में का जो साल था 30 अप्रैल 2017 का, द क्लब रिसीव्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम ए मेंबर।
एक मेंबर था क्लब का, उसने क्लब को जो है वो लोन दे दिया, और उस पर और अच्छी बात ये है कि वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो क्लब के लिए तो ये एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी डेफिनेटली पूछता क्या है देखते हैं, इन विच ऑफ क्लब्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल दिस अपीयर, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर ये अपीयर होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अपीयर होगा, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इनकम तो कुछ हो नहीं रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तो इनकम जाती है और एक्सपेंडिचर्स जाते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम। तो बी के अंदर आ जाए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर तो डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स बिल्कुल सही है, पैसा आएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में जाएगा। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये भी सही है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ जो हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाती हैं। तो हमारी यहाँ पर सी चॉइस जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का मकसद क्या हुआ कि कैश आएगा तो ये कैश में रिकॉर्डिंग कर देगा, और लाइबिलिटी जो है वो आपकी लोन की रिकॉर्ड हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। डी में कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओनली, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, पैसा तो आपके पास आया है ना बिजनेस के अंदर, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर शो होगा वो जाके। और डेफिनेटली वहाँ से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक तो लाइबिलिटी भी शो होगी, और दूसरे जो बैंक का लेजर है वो भी एसेट्स है, तो बैंक भी शो होगा। तो दोनों जगह पे ये शो होगा, एक तो करंट एसेट्स के अंदर भी शो हो रहा होगा बैंक के अंदर, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स क्योंकि सेपरेटली बनाते हैं तो वहाँ भी शो कर रहे होंगे। वहाँ से उठ के ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा बैंक, और करंट लाइबिलिटी जो है वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वी कैन सेफली से क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर सी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक स्पोर्ट्स क्लब ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, सब्सक्रिप्शंस पेड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, के सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने एडवांस के अंदर सब्सक्रिप्शंस, क्लब क्या होता है मैं आपको बता के आ चुका हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत लेक्चर्स हैं मेरे, आप देखिएगा जाके। सब्सक्रिप्शंस जो है वो ये होता है कि मेंबर्स जो है मंथली क्लब को पे करते हैं, ताकि क्लब के जो रनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ से पूरे हो रहे होते हैं। तो कुछ मेंबर्स ऐसे थे उन्होंने एडवांस के अंदर ये पे कर दिया। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ कस्टम और जो हमारे जो मेंबर्स थे उनसे $3,600 का था। एंड सब्सक्रिप्शंस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, और सब्सक्रिप्शंस जो ईयर एंड के, एक तो स्टार्ट के ऊपर था 400, एक एंड के ऊपर जो है वो $500 था। यानी कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने $500 आपका जो है वो ईयर एंड के ऊपर जो है ये बैलेंस था लाइबिलिटी का। तो जो मेंबर्स आपको एडवांस देते हैं वो लाइबिलिटी होती है आपके लिए। तो शुरू में लाइबिलिटी ये थी आपकी, और एंड की लाइबिलिटी $500 है। कहता है व्हाट अमाउंट वुड अपीयर एज सब्सक्रिप्शंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो टोटल सब्सक्रिप्शंस है वो कितना शो करेंगे। इसका मकसद वो पूछ ये रहा है कि टोटल आपने कमाया कितना, क्योंकि जो अर्न आप करेंगे वो आएगा। तो इस सवाल को करने का आसान तरीका ये होता है कि आप क्या करें, आप सब्सक्रिप्शंस का लेजर बना लें। सब्सक्रिप्शंस का जब लेजर बनाएंगे तो देखें ये आपकी एसेट साइड है, ये आपकी लाइबिलिटी और इनकम साइड है। तो आप क्या करेंगे, शुरू के साल के शुरू में आपका बैलेंस कितना था, बैलेंस बीडी जो था वो $400 था। क्यों था $400? क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर इसलिए आया है कि ये लाइबिलिटी है, और ये सब्सक्रिप्शन कुछ मेंबर्स ने एडवांस दे दिया था। अब जो ईयर एंड के ऊपर है वो देख रहे हैं ये $500 है, तो ये भी क्रेडिट है, लेकिन इसका बैलेंस कहाँ आएगा, बैलेंस CD। ये $500 यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ईयर एंड का बैलेंस जो है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो डेफिनेटली CD बनकर डेबिट साइड पर आएगा। क्रेडिट बैलेंस का अगर क्रेडिट साइड का कोई बैलेंस होता है तो वो CD बन के डेबिट साइड पर आता है, अगर डेबिट साइड का बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड पर CD बनता है। और ईयर एंड के अगले साल के अंदर क्या करेंगे, अगले साल के अंदर हम ये करेंगे कि जो बैलेंस CD है इसको क्रेडिट साइड पर बैलेंस BD बना देंगे लाके, ये जैसे यहाँ बना हुआ है। इसके बाद सब्सक्रिप्शंस जो रिसीव्ड हुआ आपको वो कितना हुआ, $3,600 का। तो कैश या बैंक के ज़रिए 3,600 आपने सब्सक्रिप्शंस को क्रेडिट किया और बैंक को डेबिट किया। अब अगर आप देखें तो देखें क्रेडिट साइड के ऊपर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो 3,600 आ रहा है, एक 400 आ रहा है। तो ये 4,000 का बैलेंस आ गया आपका, ये देख रहे हैं आप।
अब 4000 का जब बैलेंस आया तो यहाँ आप देखें आके तो ये सिर्फ 500 है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना जाएगा 3500, ताकि ये लेजर बराबर आ जाए। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी इसका मकसद हुआ कि इस साल के अंदर जो एक्चुअली आपने पैसा कमाया वो कितना कमाया, मेंबर से $3500 आपने कमाया। तो ये आपने इस तरीके से समझा इसको। और यहाँ हम चॉइसेस अगर देखते हैं तो ए चॉइस हमें $3500 की इसने खुद दी हुई है, तो 23 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी जो ए चॉइस है वो राइट चॉइस है। इसको अगर आप वैसे भी देखें, अगर समझना चाहें थोड़ी देर के लिए, तो लेजर की मदद से आपने समझा, मगर कंसेप्चुअली तौर पे आप समझना चाहें तो आप क्या समझेंगे, मैं आपको एक और तरीके से भी समझाता हूँ। देखें ये $400 आप देख रहे हैं, ये वो बता रहा है कि कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने एडवांस के अंदर पे कर दिया। तो देखें अगर उन्होंने एडवांस के अंदर पे कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अगले साल के कुछ महीनों के अंदर तो ये आपकी इनकम बन गई होगी ना, ये डेफिनेटली इनकम बन गई होगी आपकी। तो ये 3600 आपने टोटल सब्सक्रिप्शन मेंबर ने दिया। ये तो पहले ही एडवांस में दे चुके थे, लेकिन एडवांस में दे तो चुके थे, लेकिन इन्होंने फैसिलिटीज़ भी तो क्लब की यूज़ कर ली होंगी ना। तो 3600 ये और 400 ये, तो ये 400 जो एडवांस में था ये भी इनकम बन गई आपकी, और ये $3600 तो ये इनकम बन गई आपकी जो मेंबर्स ने आपको पेमेंट करी। तो टोटल कितना बन गया, ये 4000 बन गया। अब जो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस के अंदर, वो भी इसी के अंदर शामिल है, उन्होंने $500 एडवांस के अंदर आपको दिए हुए हैं, जिसकी फैसिलिटीज़ वो नेक्स्ट ईयर के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये 500 यहाँ से माइनस कर दें, क्योंकि इसके अंदर 500 शामिल है, तो देखें 3500। तो आप लॉजिकल ऐसे भी समझ सकते हैं, लेजर से भी समझ सकते हैं, जैसे आपकी समझ में आ रहा है आप ऐसे कर लें। चॉइस ए आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। नूला प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। नूला ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, कहती है ड्राइंग्स फॉर द ईयर $3900 है, और नेट एसेट्स एट 1 जनवरी 2016 $60,500, और नेट एसेट्स एट 31 दिसंबर 2016 $72,275। व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये बताइए प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर क्या था। अब देखें बड़ा ट्रिकी है, इसके अंदर नेट एसेट्स क्या होते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप ये देखें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, कहते हैं नेट एसेट्स आपको साल के शुरू के दे दिए, और नेट एसेट्स जो हैं वो साल के एंड के उसने आपको दे दिए, और ड्राइंग्स उसने बता दी आपको, और फिर पूछता है प्रॉफिट और लॉस बताए क्या होगा ईयर एंड का। तो नेट एसेट्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझ में आपके आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो ये सवाल कैसे करेंगे आप। तो देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन को जहन के अंदर रखें। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर मैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं, ये लाइबिलिटीज इधर है, इसको उठा के यहां ले आऊं, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज है ये असल में नेट एसेट्स कहलाता है, कि जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को आप माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो नेट एसेट्स बचता है, और नेट एसेट्स हमेशा बराबर होंगे कैपिटल के। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको जहन में रखिएगा कि नेट एसेट्स बराबर किसके होते हैं। रिपीट करें, नेट एसेट्स, क्योंकि देख रहे हैं आप अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर के नेट एसेट्स बराबर किसके होंगे, कैपिटल के। अब ये तो आपका एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें अब दो एडजस्टमेंट और आती हैं। एक तो नेट एसेट्स आपकी समझ में आ गए। आई एम अगेन रिपीटिंग कि नेट एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो वो नेट एसेट्स कहलाता है, ये आप रिपीट करें बार बार, और वो बराबर होता है कैपिटल के। अब कैपिटल के अंदर दो एडजस्टमेंट और होती हैं। कैपिटल के अंदर एक तो ड्राइंग होता है, कैपिटल में से ड्राइंग को आप माइनस कर देते हैं और प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को। तो फिर क्या होता है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के हमेशा बराबर होगा, तो ये नेट एसेट्स बराबर किसके होंगे, ये एडजस्टमेंट करके जो फिगर आएगी उसके बराबर भी ये नेट एसेट्स हमेशा होते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है, पूछता है व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर क्या होगा। मैं आपको एक
इक्वेशन से और समझाता हूँ, आप यहाँ आ जाएं। फ़र्ज़ कर लेते हैं 2015-16 2 साल हैं, इसमें एसेट्स थे $50,000 के, और ये 2015-16 है। इसको हम दोबारा थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये कॉमा फॉर्मेट इसका ख़त्म करें। चलें 2015-16 आप कर लें, या इसको 2015 एंड 2016। तो आप क्या करें, आप देखें $50,000 क्या था आपका, कि एसेट्स जो थे $50,000 के थे, और 2016 के अंदर जो आपके एसेट्स थे वो $70,000 के थे। लाइबिलिटीज़ कितनी थी? $20,000 की। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है, और ये 25,000 की। तो नेट एसेट्स कैसे आ गए कि एसेट्स में से हमने लाइबिलिटीज़ को जब माइनस किया तो देख रहे हैं 30,000 ये आ गया, और 2016 के अंदर जो नेट एसेट्स हैं वो 45,000। अब यहाँ आते हैं हम पहले साल 2015 में। कैपिटल 50,000 का था, इसमें सब फ़र्ज़ कर लेते हैं 15,000 की ड्राइंग थी, और प्रॉफिट 20,000 का था। तो हमने क्या करा, हमारा जो कैपिटल एट एंड आ गया, जो कैपिटल एट एंड है वो कितना आया हमारे पास, इस 50,000 में से 15,000 को हमने माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दें, ये 35,000 आ गया, और 35,000 में से 20,000 को हमने प्लस किया तो देखें कितना आ गया आपका, $35,000 में आपने 20,000 को प्लस किया तो 55,000। ये कैपिटल एट एंड है, जो अगले साल जाके क्या बन जाएगा, कैपिटल एट स्टार्ट बनेगा आगे। देख रहे हैं आप, कैपिटल एट स्टार्ट बन गया। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे जो डॉलर थे 70,000 का फ़र्ज़ कर लेते हैं एसेट्स थे, $25,000 की लाइबिलिटीज़ थी, तो नेट एसेट्स हमारे कितने आ गए, $45,000। कैपिटल ये 55,000 हमने निकाला था, ड्राइंग इस साल $10,000 है, तो ये हमारे पास $45,000 हो गया, और प्रॉफिट हमारा कितना था, $25,000 का फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो ये $70,000 यहाँ आ गया। ये देख रहे हैं आप। अब जो सवाल हमसे पूछ रहा है वो नेट एसेट्स दे रहा है 2 सालों के। जब देखा था आपने 2 साल को इसने आपको दिए थे, 2015 के नेट एसेट्स $30,000 हैं, और 2016 के नेट एसेट्स कितने हैं, $45,000। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, $15,000। और देखें ये $15,000 जो आपको नज़र आ रहा है, इस $15,000 में आपने क्या करा, क्योंकि ये 70,000 जो आप देख रहे हैं, ये 70,000 इस 70,000 के इक्वल होना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़ होती हैं, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे, और क्योंकि हमें पता अभी कुछ नहीं है, हमें तो उसने नेट एसेट्स दिया है, ना लाइबिलिटीज़ है ना कुछ है, तो नेट एसेट्स निकाल के देखें, इस सवाल के अंदर 15,000 आ रहा है, इसमें जो ड्राइंग है वो आप देख रहे हैं माइनस हुई है, और प्रॉफिट प्लस हो रहा है। तो हमसे प्रॉफिट उसने पूछा है कि प्रॉफिट बताएं क्या होगा। प्रॉफिट की इस पूरी एडजस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट की फिगर हमें कैलकुलेट करनी है। नेट एसेट्स हमें 2 सालों के दिए हुए हैं, इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। अब इसमें से हम कौन सी चीज़, ड्राइंग को हम प्लस करें माइनस करें, तो क्या करें, ये ड्राइंग है 10,000 की, ये ड्राइंग हमने कैपिटल में से माइनस की है, तो एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट की फिगर अगर कैलकुलेट करनी हो तो इस ड्राइंग की फिगर को नेट एसेट्स के डिफरेंस में देखें, जैसे ही हमने प्लस किया तो $25,000 की रकम आ गई। ये देख रहे हैं $25,000 ये, और ये एग्जैक्टली वही अमाउंट है जो प्रॉफिट था, जो अभी हमने एग्जाम्पल से समझा। तो जो बेसिक कंसेप्ट है समझने का वो ये है कि जब भी आपको नेट एसेट्स दिए जाएं 2 सालों के, तो उनका डिफरेंस निकाल लें, और डिफरेंस निकाल के जो ड्राइंग है उसको प्लस करें। ड्राइंग को प्लस करने की लॉजिक क्या है, ड्राइंग को प्लस करने की लॉजिक ये है कि ड्राइंग एक्चुअली आपने कैपिटल में से माइनस करी है, और उसमें फिर प्रॉफिट आपने प्लस किया है। तो नेट एसेट्स हमेशा बराबर होंगे किसके, कैपिटल के। अब कैपिटल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेसिकली प्रॉफिट के अलावा आ रही है, तो प्रॉफिट के अलावा ड्राइंग है। ड्राइंग आपने माइनस की है, अगर उसको आप प्लस कर लें तो एग्जैक्टली आप प्रॉफिट के ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ आप $25,000 प्रॉफिट के ऊपर पहुंच गए। तो अगर हम दोबारा पलटते हैं अपने सवाल की तरफ, और सवाल में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 2 सालों के जो एसेट्स हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। तो 60,500 हमें 2016 का दिया है, 60,500 ये देख रहे हैं यहाँ 2016 है,
और 2017 का कितना है 72,275। तो 72,275 में से माइनस कर दें 60,500, यू गेट 11,775। इसमें जो ड्राइंग की फ़िगर है वो ड्राइंग की फ़िगर कितनी है 3,900। इस 3,900 को आप प्लस कर दें तो आपको 15,675 बचता है। 15,675, ये 15,675 प्रॉफिट है। इसलिए प्रॉफिट है कि 2016 ईयर एंड के एसेट्स ज़्यादा हैं। ये देख रहे हैं आप 72,000 है, अगर ये कम होते तो फिर ये लॉस हो जाता है। ये बात भी जहन के अंदर रखिएगा। तो ड्राइंग को देखें प्लस करके 15,675 प्रॉफिट है और ये डी चॉइस के अंदर 15,675 इसने आपको प्रॉफिट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर अगर हम देखें तो हमारी डी चॉइस जो है 15,675 वो राइट चॉइस है। सिंपल कंसेप्ट, शायद अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो फिर सिंपल तरीके से यूँ समझ लें कि जब भी नेट एसेट्स आपको दिए जाएं 2 सालों के, तो पहले तो देखें कि ईयर एंड का ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो समझ लें कि ये प्रॉफिट है, और ईयर एंड का बैलेंस स्टार्ट के बैलेंस से अगर कम है तो समझ लीजिएगा वो लॉस है। पहली चीज़ रिपीट कर दें इसको दिमाग में। सेकंड आते हैं कि जब भी ड्राइंग की फिगर आपको दी हो तो नेट एसेट्स का डिफरेंस निकालें और उसके अंदर ड्राइंग प्लस कर दें तो फिर आप प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप जहन में रखिएगा। कंसेप्चुअली भी मैंने आपको एक्सेल की शीट से करके दिखाया है कि किस तरीके से आता है, और बाकी फिर आप इसको, तो डी चॉइस हमारी सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अब्दुल डजंट कीप अ फुल सेट ऑफ बुक्स बट वाज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, के अब्दुल जो है उसने फुल सेट ऑफ अकाउंट्स, आपको पता है जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसकी हम बात करते हैं, दे आर नॉट एबल टू आई मीन टू से फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डबल एंट्री, के डबल एंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उनको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, और उसकी मदद से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को यूज़ करके फिर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्या होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दी हुई है। कहता है अब्दुल अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 20% टू ऑब्टेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, के मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिएगा जाके। तो मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे, ये तो अभी आप रिपीट करें मेरे साथ, मार्कअप कॉस्ट पे लगता है और मार्जिन सेलिंग प्राइस पे लगता है, रेवेन्यू के ऊपर लगता है। तो आगे आते हैं, वट वर अब्दुल सेल्स फॉर द ईयर, अब्दुल की सेल्स बताएं क्या है। ये तो आसान है क्योंकि देखें आप क्या करें, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है $5,000 की, इसमें परचेजेस को प्लस कर दें। परचेजेस है $58,000 की, ये आपने प्लस करी तो $58,000, इसमें 5,000 प्लस कर दें, इट कम $63,000 आपके पास आता है। इसमें जैसे लेस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 7,000 दी हुई है, ये लेस करें तो 56,000 आपके पास आता है। ये जो 56,000 है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर मार्कअप कितना है 20%, वो इत्तेफाक से कॉस्ट हमारे पास आ गई है, मार्कअप इस पर अप्लाई कर लें, इस पर ऐड कर लें मार्कअप 20%। तो 56,000 का 20% निकालें कितना आता है 11,200। 11,200 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये आता है 67,200। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं जो 20% है तो फिर सेल्स पे आ जाऊंगा, तो ये मेरा सेल्स रेवेन्यू है 67,200। चॉइस ए के अंदर उसने हमें दिया है एग्जैक्टली। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 में कह सकते हैं कि हमारी ए चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। और वो क्यों है वो आपने देखा कि पहले हमने कॉस्ट निकाली और कॉस्ट निकाल के उस पर मार्कअप अप्लाई करा तो रेवेन्यू तक पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, विच कॉस्ट्स आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, ये बताएं कौन सी कॉस्ट जो है प्राइम कॉस्ट के अंदर शामिल होती हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर देखें क्या होता है, प्राइम कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, और वो दो चीज़ें क्या होती हैं, एक तो आपकी डायरेक्ट मटेरियल होती है, एक डायरेक्ट लेबर होती है आपकी। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर याद रखिएगा, रिपीट कर लें। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को अगर जमा करें तो वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ए के अंदर तो देखें उसने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसको आप टिक कर दें। इनकरेक्ट चॉइस बी में कहता है, बी में भी फिर वो इन 3 की तरफ ले गया, ये भी इनकरेक्ट है। सी अलबत्ता वो सिंपल आपको बताता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर
तो याद रखिएगा कि प्राइम कॉस्ट रिपीट कर लें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और अगर रॉयल्टीज़ किसी जगह दी हुई हैं कि रॉयल्टीज़ हैं कि अगर आपने कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट ली है, किसी से कोई फार्मूला आपने लिया है कि उसको पेटेंट हैं उसके, उस पर आप रॉयल्टी दे रहे हैं उसको, तो वो भी प्राइम कॉस्ट का फिर पार्ट बनती है। तो ये 3 आइटम जहन में रखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड रॉयल्टीज़। तो यहाँ तो आपको सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दी हुई है, बस आप इसको टिक कर दें सी चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। पाउला हैज़ द फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम हर वेजेस, कि पाउला जो है उसकी वेजेस से ये चीज़ें डिडक्ट हुई हैं। सब्सक्रिप्शंस टू हर एम्प्लॉइज़ सोशल क्लब, के एम्प्लॉइज़ का कुछ सोशल क्लब है जहाँ लोग एम्प्लॉयर्स जो है उसका क्लब है जहाँ पर ये सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं ये गेट टुगेदर करते हैं। वो क्लब चलेगा कैसे, तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ये उसने ऑप्ट किया है इस चॉइस को कि शी इज़ द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल क्लब, तो इसलिए इसका सब्सक्रिप्शंस कुछ पैसे इसकी वेजेस से कटे हैं। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन, पेंशन का मतलब भी यही है कि कंपनीज़ ऑफ़र करती हैं कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो फिर आपको उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करके जब आप रिटायर हो जाएं तो आपको एक लम सम फिगर जो है रिटायरमेंट के बाद मिलती रहे। ये पेंशन का कंसेप्ट है। और ये दोनों की दोनों जो चीज़ें होती हैं ये वॉलंटरली होती हैं। आप चाहें तो ऑप्ट ना करें, आप ना बनती सोशल क्लब का पार्ट, आप पेंशन ऑप्ट ना करें, आप कहेंगे मुझे पेंशन नहीं चाहिए, डिडक्शन ना करें मेरी सैलरी से, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है। रिपीट कर लें मेरे साथ कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन। पूछता क्या है, हाउ आर दीज डिडक्शंस क्लासिफाइड, कि ये डिडक्शंस कैसे क्लासिफाइड करेंगे, क्या स्टेट्यूटरी है, क्या लॉ की तरफ से है। तो हमने कहा था कि लॉ की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सोशल क्लब की आप मेंबर ना बनती, पेंशन को ऑप्ट ना करती, तो ये स्टेट्यूटरी नहीं है, ये स्टेट्यूटरी नहीं है। अलबत्ता डी में वॉलंटरली, तो चॉइस डी जो है 27 की वो राइट चॉइस है कि ये वॉलंटरली दोनों चीज़ें हैं जो पाउला ने ऑप्ट करी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। विंस्टन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 30 अप्रैल 2017, कि विंस्टन ने ये चीज़ें प्रोवाइड करी हैं आपको। कैपिटल एट फर्स्ट में 2016 के कैपिटल स्टार्ट के अंदर $42,000 का था। प्रॉफिट फॉर द ईयर 6,000 है इस साल का प्रॉफिट। करंट लाइबिलिटीज़ $2,000 की हैं। करंट एसेट्स जो हैं $7,000 के हैं। एंड 10 ईयर लोन रिसीव्ड फर्स्ट में 2014, फर्स्ट में 2014 को लिया था। इसका मकसद है साल के शुरू में भी ये लोन आपके पास मौजूद था ओपनिंग लाइबिलिटी के तौर पे। व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज ए परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज बताएं कि ये प्रॉफिट जो आपका जो 6,000 है ये ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने परसेंट था। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आसान तरीका ये होता है कि जो कैपिटल दिया हुआ है उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को आप प्लस करें। रिपीट करें मेरे साथ कि कैपिटल के अंदर क्या करें, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो लॉन्ग टर्म में आपको पे करनी है उनको प्लस कर दें तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। या फिर आप ये करते हैं कि एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को अगर माइनस कर देते हैं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो हमारे इस सवाल के अंदर देखें 42,000 का ये स्टार्ट में कैपिटल दिया हुआ है, इसको लिख लें। और ये लाइबिलिटी देखें, करंट और लाइबिलिटी को शामिल नहीं करते, तो ये तो करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स नहीं आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में। ये जो 10 ईयर का बैंक लोन दिया हुआ है ये साल के शुरू में भी मौजूद था, तो लॉन्ग टर्म है ये। तो 42,000 के अंदर 12 को करें तो 54,000 बचेगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। और ये प्रॉफिट कितना है 6,000, तो $6,000 प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दें इस $54,000 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो 6,000 प्रॉफिट है और 54,000 कैपिटल एम्प्लॉयड था, मल्टीप्लाइड बाई 100 यू गेट 11.11%। 11.11% जो है वो आपको चॉइस बी में वो बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 की राइट चॉइस 11.11 है और वो आपने देखा भी कि किस तरीके से आई है। तो बी चॉइस आपकी जो है 28 के अंदर वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाएं। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स ए बिजनेस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ रेगुलर इंटरवल, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इसे अकाउंटिंग ईयर का कंसेप्ट कहते हैं। 29 को अगर आप देखें तो अकाउंटिंग ईयर जो है वो एक कंसेप्ट होता है जो आपको कहता है कि भाई एक रेगुलर पीरियड से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताएं।
बनाएं ताकि पता चले कि आपके बिज़नेस ने कमाया क्या है या लॉस क्या करा है, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो प्रॉफिट आप कमाते हैं उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लाजमी है और वो अकाउंटिंग ईयर का कंसेप्ट होता है। तो ये आप अकाउंटिंग ईयर का याद रखिएगा जब भी पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के ऊपर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के प्रिंसिपल की बात करें तो अकाउंटिंग ईयर का कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर राइट चॉइस आपकी बी है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है जॉइस डेप्रिशिएट्स हर नॉन करंट एसेट्स यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करती है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, बट शी राइट्स ऑफ एनी ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग अंडर $200 इन द ईयर ऑफ परचेज। लेकिन उसका एक तरीका ये होता है कि क्योंकि छोटी रकम होती है तो वो उसको कैपिटलाइज नहीं करती, बल्कि क्या करती है कि जो आपके पास जो अगर $200 से कम की कोई चीज़ अगर वो ख़रीदती है तो वो उसको क्या कर लेती है, उसको वो राइट ऑफ कर देती है, उसको डेप्रिशिएट नहीं करती। ये राइट ऑफ करने का मकसद तो ये हो गया कि सीधा सीधा उसको उसने उसी साल जो है वो ख़त्म कर देगी। तो ऑन 1 जनवरी 2016 शी बॉट ए प्रिंटर कॉस्ट $120 के उसने एक प्रिंटर ख़रीदा $120 का, विच शी एक्सपेक्टेड टू यूज़ फॉर 3 ईयर्स, जिसका एक्सपेक्ट था उसको कि वो 3 साल तक इस्तेमाल करेगी। लेकिन क्योंकि उसकी पॉलिसी ये है कि वो राइट ऑफ कर देती है तो इसका मकसद है क्योंकि $200 से नीचे की जितनी भी चीज़ होगी उसको वो राइट ऑफ कर देगी। तो इन द ईयर ऑफ परचेज के जिस साल में उसने ख़रीदा है उसी साल उसे राइट ऑफ कर देगी, यानी 100% वो डेप्रिसिएट हो जाएगा उसी साल। तो अब यहाँ आते हैं, कहता है द बुक वैल्यू ऑफ हर ऑफिस इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2016 वॉज $4,610 कि उसकी जो बुक वैल्यू थी ऑफिस इक्विपमेंट की वो क्या थी। बुक वैल्यू कैसे आती है कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें से जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू आती है। तो इसकी बुक वैल्यू का मकसद है कि $120 का जो प्रिंटर आपको लग रहा है ये राइट ऑफ करने के बाद फिर ये वैल्यू इसके पास आई है। कहता है व्हाट वुड बी द बुक वैल्यू ऑफ आवर ऑफिस इक्विपमेंट, ये बताएं उसकी ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या होगी किस सूरत के अंदर। देखें, कहता है कि व्हाट वुड बी द बुक वैल्यू और ऑफिस इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2016 इफ जॉइस रोट ऑफ ओनली ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग अंडर $100 कि अगर वो राइट ऑफ करती है 100, यानी पॉलिसी पहले तो उसने हमें ये बताई थी ना कि $120 $200 से कोई भी चीज़ नीचे कम होगी तो वो उस साल उसको राइट ऑफ कर देगी। ये अब चेंज करके कह रहा है, उसका इम्पैक्ट तो देखें इस 24610 में आ गया है। अब ये इसको पॉलिसी चेंज करके आपको क्या कहता है, कहता है अब बताइए कि बुक वैल्यू क्या होगी अगर जॉइस जो है वो $100 से नीचे की जो चीज़ें हैं उसको राइट ऑफ करेगी उस साल के अंदर। इसका मकसद हुआ $120 जो था, ये $120 को जो 3 साल तक एक्सपेक्टेड था इसको 3 से डिवाइड करें तो पर ईयर इसका $40 जो है आ गया। इसका मकसद ये हुआ कि पहले साल का जो डेप्रिसिएशन था इसको इसने राइट ऑफ नहीं करा। राइट ऑफ नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ये करें कि इसको 3 साल से डिवाइड करें। 3 से क्यों करें, क्योंकि उसने सवाल में आपको बताया है कि उसको एक्सपेक्टेड था कि 3 साल तक ये प्रिंटर चलेगा, तो 3 से डिवाइड करें। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया 40, तो 40 का मकसद ये हुआ कि बाकी कितनी कॉस्ट बची 120 में से 40 निकाल दें 80, ये कॉस्ट है और ये पहले राइट ऑफ हो चुकी थी। तो आप 24610 के अंदर इस 80 को प्लस कर दें। जो 80 है कॉस्ट आपकी, इसको इस जो 24610 के अंदर इस $80 को प्लस कर दें। 24610 प्लस 80 यू गेट 24690, ये बुक वैल्यू हो गई। और ये देखें 24690 चॉइस सी के अंदर आपको दी हुई है, तो चॉइस सी आपकी राइट चॉइस होगी। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर पॉलिसी चेंज है। पहली पॉलिसी क्या थी, पहली पॉलिसी ये थी कि इसकी अगर $200 जो इसने बताया है कि ये $200 इसने कहा कि अगर इससे कम की कोई भी चीज़ हम लेंगे तो वो राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का मकसद क्या हुआ कि उस साल पूरे का पूरा उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इन्होंने क्या करा होगा, इस $200 का तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करा होगा
और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 100, बल्कि राइट ऑफ का मकसद है एसिड्स ही आपकी किताबों से निकल गया होगा, आपने 100% प्रोवाइड कर दिया उसको, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर डाल दिया, तो बुक वैल्यू आपकी जो है वो ज़ीरो हो गई उस साल। लेकिन अब ये चेंज कर दी पॉलिसी इसने, अब वो कहती है कि $200 के बजाय $100 होगी। तो $100 का मकसद हुआ अब ये जो $120 का प्रिंटर है ये फिर राइट ऑफ नहीं किया उस साल आपने, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला है कि 3 साल से हमने जब उसे निकाला तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया $40, तो कॉस्ट जो भी डेप्रिशिएट अगले 2 सालों के अंदर होगी वो $80 की हमारे पास आई। तो इस $80 को हमने बुक वैल्यू के अंदर प्लस कर दिया, क्योंकि वहाँ से हम सब कुछ निकाल चुके थे। अब 80 प्लस करके हम रिवाइज बुक वैल्यू के ऊपर आ गए जो 24,690 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30, और इस तरीके से हमारा आज का 2017 समर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर कमेंट्स में लिखें, और बाकी ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। कोई और चीज़ आपकी समझ में अगर ओ लेवल अकाउंटिंग में नहीं आती तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। मैं स्पेशली टाइम निकाल के आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के उसके ऊपर लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं और उसमें वो आपको फैसिलिटेट करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।